मॉडर्न जेठानी की पार्टी में देसी देवरानी का ड्रेस का तड़का। सुबह का वक्त था। सिंघानिया हवेली में बड़ी रौनक रहती थी। बड़ी हवेली, ऊंचे दरवाजे, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर बड़े बड़े झूमर। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए थे। बलराम सिंघानिया, उनकी पत्नी सरला देवी और उनकी माँ यानी दादी माँ। तभी तेज आवाज में गूंजते हुए हील्स की ठक ठक होती है और अनामिका की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग फैमिली। आज नाश्ता मत बनवाइए, मैंने बाहर से पिज्जा और पास्ता ऑर्डर कर दिया है। बिटिया, घर में इतना सब्जी दाल पड़ा है, सुबह सुबह ये बाहर का तेल मसाला किसे भला लगेगा। ओह प्लीज दादी जी, अब ये दाल रोटी का जमाना नहीं रहा। हमें भी थोड़ी मॉडर्निटी में जीना चाहिए। पर घर के छोटे बच्चे का भी तो ख्याल रखना चाहिए बहू। 5 साल का बच्चा है, रोज ये बाहर का खाना अच्छा नहीं। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर मंगवाया है, उसे बहुत पसंद है। सारा परिवार चुप हो जाता है। खाने के साथ साथ अनामिका का पहनावा भी सब कुछ चुभता है। वो अक्सर वेस्टर्न कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमती है और कभी कभी बड़ों से ऊंची आवाज में बातें करती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। अनामिका अपनी मॉडर्निटी दिखाने में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसे बड़ों की इज्जत करना, घर के संस्कार निभाना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ अपने मेकअप, कपड़े, सोशल मीडिया और लाइक्स तक ही सीमित थी। शाम को फिर वही हाल। अनामिका आईने के सामने खड़ी होकर अपनी लिपस्टिक शेड बदल रही थी। अनामिका, जरा मम्मी के पास बैठ जाओ, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ओ प्लीज, मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जाना है, आप ही देख लीजिए। तुम्हें सिर्फ अपनी पार्टी फ्रेंड्स की पड़ी रहती है ना, कभी घर के बारे में सोच लिया करो। यू आर सो बोरिंग। मैं ये सब घरेलू बातें सुनने के लिए नहीं आई थी इस हवेली में। कई दिनों तक यही चलता रहा। दादी माँ बार बार सोचती है कि ये बहू घर की बड़ी बहू है तो बाकी छोटे बच्चों का क्या होगा, घर का भविष्य किस हाथ में जाएगा। एक दिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया। देखो, अब समय आ गया है कि घर में एक और बहू लाई जाए, पर इस बार बहू हमारी मिट्टी की खुशबू वाली होगी, जो संस्कार समझेगी, बड़ों की इज्जत करेगी। पर माँ जी, रिश्ता कहाँ मिलेगा? गांव में हमारे पुराने परिचित है, वहीं से रिश्ता ढूंढा जाएगा। मुझे तो एक लड़की का ध्यान भी है। बिंदिया गरीब घर की बेटी है, पर संस्कारों से भरपूर। ओ प्लीज दादी जी, गांव की बहू, गवार, देहाती, अनपढ़। प्लीज, ये हवेली किसी झोपड़ी का अड्डा नहीं है। बस अनामिका, अब घर के फैसले दादी माँ लेंगी। हमें घर को संभालने वाली बहू चाहिए, शोपीस नहीं। घर में अब हलचल शुरू हो गई थी। दादी माँ की बात को सभी ने मान लिया और रिश्ता पक्का करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर अनामिका और ज्यादा चिढ़ गई। वो अपने दोस्तों के बीच बैठकर यही बातें करती। सोचो गर्ल्स, अब मेरे घर में एक गवार बहू आ जाएगी, कितना ड्रामेटिक होगा ना। मैं मॉडर्न और वो देसी। मैं तो उसकी ड्रेस देखकर ही हंस पड़ूंगी। ओह माय गॉड, फिर तो तुम्हारा घर पूरा सीरियल बन जाएगा। यार सच में कितनी छोटी सोच है तुम्हारे ससुराल वालों की। हम तो गरीब घर से ही दूर रहते हैं। अनामिका अपने स्टाइल और घमंड में डूबी रहती। दूसरी ओर दादी माँ बिंदिया को बहू बनाने का मन बना चुकी थी। अब बस इस हवेली में जल्द से एक नया मोड़ आने वाला था, जहां अमीरी और गरीबी, मॉडर्निटी और देशी संस्कार आमने सामने खड़े होने वाले थे। इसी तरह अब शादी का दिन भी आ गया था, जहां बिंदिया के चेहरे पर मेकअप का बनावटी रंग नहीं था, बल्कि आत्मी मुस्कान ही उसकी असली खूबसूरती थी। अरे देख ना सखी, कैसन भाग्य हमार कि हम सिंघानिया खानदान में बहू बनब। ये सपना तो हमार अम्मा पिताजी के भी ना रहे। बस अभी घर की इज्जत रखे के बा। तो तब बड़का परिवार में जाइबू बिंदिया, बाकी अपना देसीपन मत भूलिया। बारात धूमधाम से बिंदिया को लेकर हवेली में आती है। जैसे ही दुल्हन ने अंदर कदम रखा, पूरे घर में शंख और घंटियों की आवाज गूंज उठती है। सरला देवी और दादी माँ की आंखें खुशी से चमक रही थी। ए बिंदिया बहुरिया, आज से तू ए घर के लक्ष्मी हो। अपन संस्कार से ई घर चमका दे। दादी जी, अपन आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमार पहल का कर्ज बा कि हम आप सबके सेवा करी। अनामिका पास ही खड़ी थी। उसने बिंदिया को ऊपर से नीचे तक देखा। सादी लाल साड़ी, पैरों में पुराना सा सिल्वर का पायल और माथे पर बड़ा सा लाल टीका।
ओह गॉड, ये तो बिल्कुल गांव की सीरियल वाली बहू लग रही है। वेलकम टू मॉडर्न हाउस मिसेस देहाती। अनामिका, यहाँ कोई छोटा नहीं है। बहू घर की इज्जत होती है और बिंदिया हमारी इज्जत है। इस तरह धनराज अनामिका को सुनाता है और इस तरह से अगली सुबह बिंदिया सबसे पहले उठ जाती है। उसने रसोई में जाकर चूल्हा भी संभाला। माँ जी, आज हमार मन बा कि सबके खातिर पराठा बनाई। ऐसन गर्मा गर्म पराठा खाइब ता सबके मन खुश हो जाए। बिंदिया, हम तो बरसों बाद असली घी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। इसी बीच अनामिका कमरे से निकलती है, बाल खुले, हाथ में मोबाइल। ये कैसी स्मेल आ रही है? ओह नो, फिर से देसी घी और आलू पराठा। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए बिंदिया, ये सब फैट बढ़ाता है। अरे जेठानी जी, तनिक चख लीजिए, आपन मुवा मीठा हो जाए। देसी घी ता तन मन सब ठीक रखेला। नो थैंक्स, मैं अपने डाइट फूड में परफेक्ट हूँ। तू ना खा अनामिका, बाकी हम तो बिंदिया के हाथ से बनल खाना रोज खाए। धीरे धीरे बिंदिया की मासूमियत सबको भाने लगती है। वो सबकी सेवा करती है, बड़ों के पैर छूती है, बच्चों के साथ खेलती है और घर के हर कोने में अपनापन भर देती है। एक दिन अनामिका का छोटा बेटा रो रहा था। काहे रोवत बाड़ू बाबू? देखिस, हम तोरा खातिर गुड़ के लड्डू बनवले बानी। वाह चाची, ये तो बहुत मीठा है। बिंदिया, बच्चे को इतना मीठा मत खिलाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। जेठानी जी, मिठास ता बस मनवा में बस जाला। बच्चा अगर खुश रही है तब भगवान खुश रही है। अनामिका को बिंदिया की लोकप्रियता खटकने लगी। ओ तुम्हारी ये टूटी फूटी देहाती हिंदी और भोजपुरी सुनकर तो मेरे दोस्तों को हंसी आ जाएगी। प्लीज घर में थोड़ा मॉडर्न होना सीखो। हमार बोली भले देसी बा जेठानी जी, बाकी दिल में हम आपके मान सम्मान के कौनो कमी न रखब। अनामिका, सीखना है तो बिंदिया से सीखो, कितनी इज्जत देती है तुम्हें। दिन गुजरते हैं, बिंदिया धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बनाने लगती है। उसकी बोली, उसका पहनावा, उसका व्यवहार भले ही अनामिका को गंवारपन लगता था, लेकिन घर के बाकी सभी लोग अब बिंदिया को घर की असली लक्ष्मी मानने लगे थे। वहीं अनामिका अपनी मॉडर्निटी का दिखावा करती रही, मगर उसे भीतर ही भीतर ये डर सताने लगा था कि कहीं ये देसी बहू मेरी चमक को पीछे न छोड़ दे। सुबह से ही हवेली में हलचल थी। अनामिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों में हेयर स्टाइल बनवा रही थी। पास में 3-4 शॉपिंग बैग रखे थे जिनमें महंगी ड्रेस और हील्स रखी थी। डार्लिंग, मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में वेस्टर्न थीम है। मैं बिल्कुल बॉलीवुड एंट्री मारूंगी। तुम बस रेड कार्पेट की तरह एटीट्यूड लेकर आना। ओह माय गॉड, वी आर सुपर एक्साइटेड। उधर घर के बाकी लोग चुपचाप तैयारी देख रहे थे। बिंदिया भी मन ही मन सोच रही थी, जेठानी जी के मन में चाहे हमारे खातिर इज्जत न होके, लेकिन आज उनका जन्मदिन पर कुछ खास तोहफा हम दे। रसोई और आंगन के कोने में बैठकर बिंदिया कई दिनों से सुई धागा चला रही थी। उसने अपनी साधारण साड़ी से कांट छाट करके लेस और कढ़ाई जोड़कर एक सुंदर ड्रेस तैयार की थी। उसके हाथों का हुनर और दिल की सच्चाई उस ड्रेस में झलक रही थी। ये ड्रेस भले डिजाइनर ब्रांड ना होके, लेकिन जेठानी के इज्जत खातिर हमार दिल से बनावल बा। काश वो इसे पहन ले। हवेली में लाइटिंग, सजावट और गुलाब के फूलों की खुशबू फैली थी। रईस और मॉडर्न मेहमान एक एक करके आते जा रहे थे। हर कोई विदेशी परफ्यूम लगाए स्टाइलिश कपड़ों में नजर आ रहा था। अनामिका की एंट्री होती है नीली शिमरी ड्रेस में, हाई हील्स और खुले बाल। वो जैसे ही पार्टी के हॉल में उतरती है, सबकी निगाहें उस पर ही टिक जाती है। वाओ अनामिका, यू आर लुकिंग गॉर्जियस यार। ऑफ कोर्स डार्लिंग, ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। तभी पार्टी में बिंदिया हाथ में एक बॉक्स लेकर आती है। जेठानी जी, ये छोटका तोहफा हमार ओर से अपन हाथ से बनावल बा, अपनाई ली। ओह गॉड, तुमने ड्रेस बनाई है? ओह प्लीज मुझे हंसी मत दिलवाओ, ये पार्टी कोई देसी मेले का मंच नहीं है। वो ड्रेस को बॉक्स से निकाले बिना ही फेंक देती है। मेहमानों के बीच हल्की सी हंसी की आवाज गूंज जाती है। बिंदिया चुपचाप आंखें झुकाकर पीछे हट जाती है। कुछ देर बाद अनामिका अपने दोस्तों के संग नाच रही थी। तभी उसकी ड्रेस पीछे से सजावट में लगे फूलों और कुर्सियों की कील में अटक जाती है और ड्रेस का बैग फट जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो गया यार, इतनी महंगी ड्रेस थी फिर भी फट गई।
अनामिका तुरंत कमरे में भाग जाती है और आंखों में आंसू भर लेती है। बिंदिया चुपचाप कमरे में जाती है। जेठानी जी, आप रोत बानी, ड्रेस में जो कमी रह गई बा वो हम पूरा कर देनी है। ये देखी, आप खातिर बनावल ड्रेस, ये इतनी सुंदर है। ये तो किसी डिज़ाइनर ड्रेस से कम नहीं। हमारे पास महंगा कपड़ा ना रहे, बाकी दिल से मेहनत करनी है। अपन जन्मदिन पर ये ड्रेस पहन ली जेठानी जी। अनामिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर ड्रेस पहन लेती है। आईने में देखकर खुद भी चौंक जाती है। ओह माय गॉड, आई लुक अमेजिंग। जिसके बाद अनामिका नए रूप में पार्टी हॉल में लौटती है। सभी मेहमान उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वाह अनामिका, ये ड्रेस तो यूनिक है, कहाँ से ली? ये मेरी देवरानी बिंदिया का गिफ्ट है, उसने खुद बनाया है। सभी मेहमान बिंदिया की तारीफ करने में लग जाते हैं। ये तो डिजाइनर टच है। हमें भी इस तरह की ड्रेस बनवानी है। अनामिका की आंखें भर आती है। वो सबके सामने बिंदिया का हाथ पकड़कर कहती है, बिंदिया, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें गवार, देहाती कहकर अपमानित किया, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती दिल की मेहनत और प्यार से बनती है, ना कि महंगे ब्रांड से। जेठानी जी, आप हमारे खातिर बड़ी बहन है। हमार मान सम्मान में कौनो कमी कभी ना रही। पार्टी खत्म होती है। घर का माहौल बदल चुका था। अनामिका अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। उसने बिंदिया को गले लगाकर अपनी सच्ची बहन मान लिया। देखल, ई देसी बहू का तड़का ही घर के असली रौनक बा। हवेली में अब अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका था। दोनों बहुओं ने मिलकर परिवार को एक नई दिशा दी। मॉडर्निटी और देसीपन का सुंदर संगम बन गया। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई और बढ़िया कहानी के साथ। हे देवी माँ, मेरी दोनों बहुओं का जीवन मंगलमय हो। इस घर की लक्ष्मी बनी है, सब सही सलामत रखना आप। माँ, बड़ी बहू त्रिशा की गाड़ी आ गई और हाँ, साधना भाभी भी उनके साथ ही आई हैं। इस प्रकार बाहर से कार का हॉर्न सुनाई देता है, जहां त्रिशा और साधना दोनों बाहर निकलती हैं। त्रिशा के कपड़े बेहद महंगे ब्रांडेड हैं, जबकि साधना एक साधारण गुलाबी साड़ी में आई होती है। बड़ी बहू त्रिशा तो मॉडल जैसी लग रही है। छोटी बहू साधना कितनी सीधी सादी है, बिल्कुल गांव की बिटिया लगती है। बड़ी बहू तो अपने मॉडर्निटी में चूर है। जिसके बाद कुंती देवी आरती करती है और दोनों बहुओं से चावल का कलश लुढ़काने को कहती है। बेटा त्रिशा, पहले तुम पाँव रखो, अब साधना, दोनों लक्ष्मी रूप हो तुम। ये जो चौखट है ना, बरसों से इस घर की इज्जत इसी से जुड़ी है। ये सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए लेकिन नाक चढ़ाते हुए अंदाज में त्रिशा बोलती है, जी सासू माँ, बस चप्पलें महंगी थी इसलिए बाहर ही उतार दी। ये सुनकर गांव की महिलाएं आपस में हंसती हैं। वहीं छोटी बहू शालीनता से कहती है, आपके घर में कदम रखते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है माँ जी। आज से इस चौखट की इज्जत हमारी इज्जत। जुग जुग जियो बेटी। इसके बाद दोनों बहुएं बारी बारी से कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती हैं, जहां घर के अंदर त्रिशा चारों ओर ऐश्वर्यपूर्ण नजरों से देखती है। ये घर थोड़ा पुराना है ना, हमारे मुंबई वाले बंगले से तो बहुत छोटा लगता है। नहीं दी, ये तो काफी बड़ा है और सबसे खास बात यहाँ अपनापन है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। साधना के इस तरह कहने पर त्रिशा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों को तो छोटा भी बड़ा लगता है। खैर, तुम खुश रहो। जिसके कुछ देर बाद कुंती देवी अपनी बहुओं से कहती है, ये हवेली सिर्फ ईंटों की नहीं, हमारे संस्कारों की बुनियाद है। मेरी सास ने मुझे सिखाया और मैंने इसे संभाला। अब तुम दोनों इसकी अगली धरोहर हो। कुंती बहन, आप जैसा संयम अब कहाँ, देखना बहुओं को कैसे सिखाती हो। अरे माँ, अब क्या आप पूरा दिन यही बातें करती रहोगी? दोनों भाभी को उनके कमरे दिखा देते हैं, शायद कुछ आराम कर ले दोनों। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पुश्तैनी घर, पुश्तैनी घर, कितना दकियानूसी माहौल है।
और ये साधना कितनी ओल्ड फैशन है। चलो कुछ दिन झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कुंती की छोटी बहू अपने आप से कहती है, हे देवी माँ, मैं यहाँ सबका मान रखूं। सासू माँ ने बहुत प्रेम दिया, आप मुझे सही राह दिखाइए। इसी कश्मकश में दोनों बहुओं की रात बीत जाती है और अगली सुबह हल्की भोर की धूप हवेली में उतर रही होती है। रसोई में हलचल है। रसोई की रस्म के लिए सास दोनों बहुओं को बुलाती है। मीनाक्षी, त्रिशा और साधना को बुला ला, आज उनकी पहली रसोई है। और हाँ, उन दोनों को मेरी पुश्तैनी साड़ियाँ दे देना। हाँ हाँ माँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। वैसे अगर त्रिशा भाभी ने पहन ली तो चमत्कार ही होगा। और इस प्रकार दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में तैयार हो रही होती हैं। त्रिशा अपने कमरे में अलमारी खोलती है और खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या मजाक है। ये तो 100 साल पुरानी साड़ी लग रही है और मुझे कह रहे हैं कि ये पहनकर किचन में खड़ी हो जाऊं। नो वे। त्रिशा को पुश्तैनी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो साड़ी को पलंग पर फेंक देती है। मैं अपनी डिजाइनर साड़ी पहनूंगी, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये भी तो मात्र एक रस्म है। वहीं दूसरी ओर साधना साड़ी को हाथ में लेकर भावुक होती है। वाह, कितनी सुंदर बुनावट है। माँ जी ने कहा था ये उनकी माँ की साड़ी है। कितना अपनापन है इसमें। जिसके बाद वो साड़ी पहनती है और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। जहां त्रिशा ने एक डिजाइनर सिल्क साड़ी पहन रखा था, अपने बालों को खुला छोड़कर हल्का सा मेकअप कर रखा था। बेटा त्रिशा, वो साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी, वो थोड़ा बोरिंग लग रही थी और आप जानती है ना, मुझे एलर्जी हो जाती है पुराने कपड़ों से। भाभी, ये केवल कपड़ा नहीं, हमारी परंपरा है। ओह प्लीज मीनाक्षी, अब जमाना बदल गया है, आज भी पुराने समय में जी रही हो। अभी त्रिशा ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी देवरानी साधना पुश्तैनी साड़ी पहन कर आती है और वो अपनी जेठानी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद वो दोनों रसोई में जाती हैं, जहां पहली रसोई की तैयारी में साधना हलवा बनाती है, वहीं त्रिशा सिर्फ फ्रूट सलाद काट कर तैयार करती है, वो भी मोबाइल से देखते हुए। कुछ देर बाद, साधना, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। हलवे की खुशबू से मन भर आया। बड़ी बहू ने क्या बनाया है? एक हेल्दी सैलेड। अब तो फिटनेस ट्रेंड में है ना। त्रिशा की बात सुनकर काकी एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा देती हैं। ऐसे ही रस्म के अनुसार बहुओं को उपहार दिए जाते हैं। सास उन्हें चांदी की पायल और पुश्तैनी कंगन देती हैं। ये कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब मैं तुम दोनों को दे रही हूँ। संभाल के रखना बेटियों। मैं इन्हें माँ जी का आशीर्वाद समझकर पहनूंगी। थैंक यू माँ जी, ये तो किसी एंटीक शॉप में भी नहीं बिकेगी। ऐसे ही दिन बीतता है और सुबह से रात हो जाती है। त्रिशा अपने कमरे में आईने के सामने खुद से बात करती है। किस जमाने में जी रहे हैं ये लोग? ये साधना भी बस दिखावा करती है। मैं इसे सबक सिखाऊंगी एक दिन। वहीं दूसरी ओर साधना रात को माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती है। आज माँ जी ने मुझे बहुत मान दिया है। भगवान, मैं हमेशा उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। ऐसे ही आज की रात भी बीत जाती है और अगली सुबह कुंती देवी अपनी बहुओं के साथ मंदिर जाने की सोचती है, जहां बड़ी बहू लेट हो जाती है, जिस कारण से सास और छोटी बहू मंदिर जाकर त्रिशा का इंतजार कर रही होती हैं। जहां कुछ देर बाद त्रिशा एक मॉडर्न ड्रेस में मंदिर में आती है। अरे ये कौन आई? गांव की बहुरिया की नीयत देखो, ऐसे पोशाक में मंदिर कैसे आई? त्रिशा, ये क्या पहन के आई हो बेटा? माँ जी, ये आज का फैशन है, आरामदायक और ट्रेंडी। मैं मंदिर में भी खुलकर जीना चाहती हूँ। ये सुनकर साधना धीरे से त्रिशा के पास जाकर कहती है, दीदी, गांव के लोग विचलित हो रहे हैं। अगर आप परंपरा में थोड़ी शिष्टता दिखाए तो सब शांत होंगे। साधना, मैं कहीं भी दिखावा नहीं कर सकती, समझी तुम? बेटा, जब ये क्रूर संसार हाथ पकड़कर चलता है, तब भी तुम साड़ी और घूंघट को मजाक समझोगी क्या? माँ जी, ये सब आपके जमाने के अंधविश्वास है, मुझे अपने अनुसार जीने दीजिए।
भीड़ असहाय भाव से चुप हो जाती है, जो थोड़ा डराती है कि वातावरण बिगड़ सकता है। कुंती देवी आंखों में आंसू लेकर पीछे हटती है। मीनाक्षी, जो कि उसकी ननद होती है, वो साधना को बाहों में भरकर मंदिर से चली जाती है। वहीं कुंती देवी घर जाकर अपनी बड़ी बहू को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसे अधनंगे कपड़े ना पहने। बहू, ये क्या था? आज तुम ये मंदिर में कैसे कपड़े पहन कर आई थी? माँ जी, आखिर इन कपड़ों में हर्ष ही क्या है? आप तो हर बात पर मुझे टोकने लगी हो। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इस पुश्तैनी घर की मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना तुम्हारा फर्ज है। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज शाम को रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम आज मेरी दी हुई पुश्तैनी गाउन ही पहनोगी, ध्यान रखना। कुंती देवी की इस तरह कहने पर त्रिशा वहां से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सास तो क्या अपनी मनमानी करेगी? उन्होंने तो अपनी छोटी बहू की तरह मुझे गवार समझ रखा है। मैं तो इस घर में अपने मन की करूंगी। मेरा जैसा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। ऐसा कहकर सामने गुस्से को शांत करती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अब पार्टी में लोग आने लगते हैं। एक और जहां साधना ने अपनी सास की दी हुई पुश्तैनी चीजें पहनी होती है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। इस बात में तो साधना बहू का कोई जवाब नहीं। हाँ, बिल्कुल देवी का रूप लग रही है छोटी बहू तो। अरे वो तो है ही, मेरी छोटी बहू तो लाखों में एक है, लेकिन मेरी बड़ी बहू भी किसी से कम नहीं है। वो हमारे पुश्तैनी चीजों और मान मर्यादा का बहुत ही ख्याल रखती है। अभी कुंती देवी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी बड़ी बहू त्रिशा एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर सभी के सामने आ जाती है, जहां पार्टी में लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए आपकी बड़ी बहू, बेशरम का गहना। अरे कुंती चाची, बंद कर दीजिए अपनी बड़ी बहू की तारीफें करना। उसे आपकी पुश्तैनी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे आपके मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। हाँ हाँ, सच में कुंती, तुम्हारी बड़ी बहू ने तो तुम्हारी नाक कटवा दी। सभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुंती देवी को काफी गुस्सा आता है और वो उसी समय त्रिशा के पास जाती है और उसे उस ड्रेस को चेंज करने के लिए बोलती है, जहां त्रिशा ऐसा करने से इनकार कर देती है। नहीं माँ जी, हर चीज पर अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। बहू, बहुत हुआ। तुम बदतमीजी पर बदतमीजी और बेशर्मी किए जा रही हो। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कुंती के मुंह से ऐसी बात सुनकर त्रिशा सहम सी जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो शुरू में आई थी तो उसकी सास उससे काफी ज्यादा प्यार से बातें करती थी, लेकिन उसकी हरकतों और ऐसी बेशर्मी की वजह से अब उसकी सास उससे नफरत करने लगी थी। इस वजह से त्रिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी के सामने माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वभाव और घमंड के कारण भूल गई थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मुझे आप इस घर से मत निकालिए प्लीज माँ जी। हाँ माँ जी, जेठानी जी को माफ कर दीजिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास है। ठीक है ठीक है, अब ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया और जाओ, जाकर अभी के अभी इस ड्रेस को बदल कर आओ। इसके बाद त्रिशा अपने रूम में चली जाती है और सास की दी हुई पुश्तैनी गाउन पहनकर दोबारा से पार्टी में आती है और इस तरह से अब पार्टी में चार चांद लग जाता है और अब सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।